हमने फर्स्ट यूनिट में एक कोड के बारे में डील किया था। वी हैव स्टडीड अ कोड। कौन सा कोड था वो? जो कोडल प्रोविजन हम फॉलो करते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बेटा कोड पूछा है मैंने। इट इज नेशनल बिल्डिंग कोड। सबको वॉइस ब्रेक सबके लिए हो रही है क्या? इसी को दिक्कत है एक को? क्लियर है? ठीक है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या होता है इसके थ्रू। ठीक है। तो फॉर प्लानिंग बिल्डिंग इन सिटीज एंड टाउन इन इंडिया, हम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। ठीक है। जैसे कि मिनिमम साइज रूम का क्या होना चाहिए, स्पेस क्या लेफ्ट करना है हमें बिल्डिंग में। तो इसके लिए वी फॉलो नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 और SP7। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का ही जो एक्सप्लेनेशन है वो होता है SP7 में। ठीक है। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी एडोप्टेड फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन इंडिया, इनके लिए वी फॉलो NBC। जो लेटेस्ट है इट इज NBC 2016। इससे पहले यदि तुम्हारे पास बुक होगी तो उसमें लिखा होगा NBC 2005। ठीक है। तो अभी जो लेटेस्टली हम फॉलो कर रहे हैं इट इज NBC 2016। ठीक है। नेशनल बिल्डिंग कोड जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड होता है जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इन द कंट्री। ठीक है। इसको जो पब्लिश करने वाली अथॉरिटी है इट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है। सबसे पहले 1970s में इसको बनाया गया था, पब्लिश किया गया था। अब इसमें सर्टेन रिवीजन्स होते रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिवीजन अब जो लेटेस्ट है इट इज NBC 2016 और SP7, जो कि रेगुलेशन प्रोवाइड करता है फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं जो फॉलो करती हैं, लाइक म्युनिसिपल, PWD। ठीक है। लोकल बॉडीज एटसेट्रा, जो कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। वो डिफरेंट डिफरेंट जो कॉरपोरेशन है, जो कम्युनिटीज हैं, वो इसको फॉलो करती हैं। ठीक है। इसके बाद ये बताता है कि मटेरियल का यूज कितना होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग एंड प्लम्बिंग सर्विसेज कैसे होनी चाहिए। ठीक है। जो बिल्डिंग इन चीजों को ओबे नहीं करती है, वायलेट करती है, दैट दैट ओबेशन विल लीड टू पेनल्टी, कैंसिलेशन ऑफ सैंक्शन और डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग। अब ये मत पूछना कि सर ऐसे तो सारी बिल्डिंग है। ठीक है। इसका रीजन मैं पहले ही दे चुका हूं तुम्हें। इसका रीजन पहले ही दे चुका हूं कि इंडिया में बहुत चीजें नहीं फॉलो होती हैं। ठीक है। तो इट इज नेसेसरी टू फॉलो द नेशनल बिल्डिंग कोड केयरफुली। ठीक है। नेशनल बिल्डिंग कोड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से डील करते हैं। जैसे पार्ट 1 इज डेफिनेशन, पार्ट 2 इज एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट 3 इज डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट, पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी, फिफ्थ इज बिल्डिंग मटेरियल, सिक्स इज स्ट्रक्चरल डिजाइन, seventh is constructional practice and safety, eighth is building services, ninth is plumbing services, tenth is लैंडस्केपिंग साइंस एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर। ठीक है। इनके नाम याद रखना ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है। ठीक है। NBC पे लिखने को आ जाता है कभी कभी 5 से 10 मार्क्स में कि NBC के बारे में लिखो। NBC 2016 लेटेस्ट कोड है, कब बना, कौन कौन अथॉरिटी फॉलो करती है, कौन बनाती है। ठीक है। क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं इसकी, और यदि वो भी नहीं करते हैं तो क्या होता है। और हर प्लेस टू प्लेस ये वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। ठीक है। स्टेट टू स्टेट, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। क्लियर। और 2016 NBC जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। उन 10 पार्ट्स के नाम क्या है वो तुम्हारे सामने है। कोई डाउट किसी को इसमें? सेम NBC 2016 और SP7 सेम।
जो एसपी होते हैं ना, वो जनरली जो कोड्स होते हैं उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होते हैं। जैसे मान के चलो कोड में लिखा होगा कि रूम में इतना एरिया देना है, ठीक है, तो उस एरिया का एक्सप्लेनेशन होगा कि इस एरिया को क्यों देना है, तो वो एसपीज में गिवन होता है जनरली। क्लियर है? अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बिल्डिंग सर्विसेज। बिल्डिंग सर्विसेज को हम इतनी डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, जनरल टर्म समझो कि क्या क्या बिल्डिंग सर्विसेज में आता है। बिल्डिंग सर्विसेज में इंक्लूड होता है फायर प्रोटेक्शन, एयर कंडीशनिंग, प्लम्बिंग सर्विसेज, सर्विस लाइन जैसे कि इलेक्ट्रिकल लाइंस, कम्युनिकेशन लाइन एटसेट्रा। ठीक है, सबसे पहले यदि हम देखें तो फर्स्ट वन इज फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि हम डैम्पनेस से 100% प्रूफिंग नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम फायर से भी 100% प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते अपने घर को। ठीक है, या फिर अपनी कोई भी बिल्डिंग है, आइदर इट इज रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और मर्केंटाइल या कोई भी तरीके बिल्डिंग है, उसको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो तुम खुद बताओ कि व्हाट आर द स्टेप दैट वी मस्ट फॉलो सो एज टू प्रोटेक्ट आवर बिल्डिंग फ्रॉम फायर। क्या क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए? देखो, सुटेबल एग्जिट और फायर एस्केप प्रोवाइड करने चाहिए विद इन द बिल्डिंग, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए जो फायर एग्जिस्ट है। ठीक है, हाँ, फायर प्रूफिंग वायर्स दे सकते हैं, फायर अलार्मिंग सिस्टम लगा सकते हैं, इमरजेंसी लेडर्स दे सकते हैं, फायर रजिस्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो फायर रेजिस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? जैसे ब्रिक है, स्टोन है, ठीक है, कंक्रीट है, स्टील है, टिम्बर है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो कि फायर रेजिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टिम्बर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? टिम्बर को यदि फायर रेजिस्टेंस मटेरियल से कोट कर दें, वैसे तो टिम्बर कम्बस्टिबल होती है, इजीली फायर को कैच कर लेगी, बट यदि हम फायर रेजिस्टिंग मटेरियल उसके ऊपर प्रोवाइड कर देंगे तो वी कैन प्रोटेक्ट इट विद फ्रॉम फायर ऑल्सो। ठीक है, कंक्रीट इसमें बेस्ट होगा। हाँ, कंक्रीट मतलब कंक्रीट यूज इसलिए करते हैं जो वॉइड्स हैं, जो गैप है उसको फिल कर लें। ठीक है, सीधी सी चीज है, इम्परमिएबल बनाओ उस सब्सटेंस को तो इजीली चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। क्लियर? इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विश अरेंजमेंट। ठीक है, मैनुअल इक्विपमेंट, मैनुअल डिवाइस टू एक्सटिंग्विश फायर आर टू बी यूज एट द स्टार्ट ऑफ फायर। ये जो है पोर्टेबल सिलेंडर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तुमने अपने कॉलेज में भी देखा होगा। इन एडिशन टू देम सैंड एंड वाटर बकेट लटकी हुई होती है, वो भी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। मतलब फायर को बुझाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैनुअल इक्विपमेंट। मैनुअल इक्विपमेंट में क्या आ गया? पोर्टेबल सिलेंडर्स जो होते हैं, सैंड बकेट, वाटर बकेट जो होती है। ठीक है, फिर फायर हाइड्रेंट्स। फायर हाइड्रेंट्स आर प्रोवाइडेड इन एंड अराउंड द बिल्डिंग ऑन अ वाटर मेन्स व्हिच गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर टैंक एट रिक्वायर्ड प्रेशर। दीज हाइड्रेंट्स कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तुमने जगह जगह इंस्टॉल्ड हुए देखे होंगे फायर हाइड्रेंट्स। ठीक है, उनसे क्या होता है कि वट जब भी कहीं कोई आग वगैरह लगती है तो कभी देखा होगा कि जिसको हम दमकल बोलते हैं, है ना, जो फायर रेजिस्टिंग टीम आती है, तो वो बेसिकली क्या करती है, वहां जो फायर हाइड्रेंट्स मौजूद होंगे उन्हीं से अपने पाइप को कनेक्ट करके, जहां एक्सेसिबल नहीं होते हैं उनके जो वाटर टैंक्स होते हैं, तो वो वहीं जो फायर हाइड्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के थ्रू वाटर लेके, और जहाँ कहीं भी आग लगी होती है उसको कंट्रोल करती है। क्लियर है? ऑटोमेटिक स्प्रिंकलिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलिंग सिस्टम में क्या होता है? इसमें अलार्मिंग सिस्टम होता है। जब भी कभी आग लगती है तो ये ऑटोमेटिकली बिल्डिंग में स्प्रिंकलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, सो एज टू कंट्रोल द फायर। सो दीज आर द थ्री मेथड जिससे कि हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट इज एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या है? एयर कंडीशनिंग रेफर्स टू द प्रॉपर the process of controlling and maintaining the air with respect to humidity, temperature, odor, bacteria, dust content, etc. so as to make the air suitable for human need or industrial requirement. देखो फायर हाइड्रेंट्स क्या होते हैं? सपोज करो दिस इज एनी बिल्डिंग, ठीक है। अब तो बेसिकली यदि तुम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि तुम फायर हाइड्रेंट्स वहाँ इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ एक फायर हाइड्रेंट होगा, ठीक है। फायर हाइड्रेंट कुछ नहीं होगा, एक वाटर सप्लाई से कनेक्टेड वो होगा, ठीक है। इसमें जो प्रेशर होगा वो इस तरीके से होगा कि इस बिल्डिंग के टॉप तक वाटर पहुंच सके, ठीक है। जो बिल्डिंग होगी उसके टॉप तक वाटर पहुंच सके, ठीक है। इन केस यदि बिल्डिंग में आग लगती है तो तुम इस फायर हाइड्रेंट्स की हेल्प से उसको बुझा सकते हो। एक तो ये हो गया इसका यूज। सेकंड यूज क्या है? जो फायर एक्सटिंग्विशर टीम होती है वो भी, यदि कोई ऐसा एरिया है जहाँ जो वाटर टैंक्स हैं वो नहीं लाए जा सकते हैं, या फिर लाए भी जा सकते हैं तो उनके उनमें इतने अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, ठीक है, कि उस आग को बुझा सकें, तो इन जो फायर हाइड्रेंट इंस्टॉल होते हैं वहाँ, इन्हीं के थ्रू वो अपने पाइप्स को कनेक्ट करते हैं और उससे उस आग को बुझाते हैं। हाँ बेटा राम से कि ये बेकार हो जाते हैं। वैसे इसके लिए भी गाइडलाइन होती है कि ये प्रॉपरली चेकड अप होते हैं, इसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं वो चेक करते हैं, बट ऐसा कहीं होता नहीं है। वो जो ज्यादा प्रोन होती है ना, जो बिल्डिंग ज्यादा प्रोन होती है, हाँ, जो बिल्डिंग एग्जैक्टली राम से की जो बिल्डिंग ज्यादा प्रोन होती है ना, उनमें ज्यादा चेक होते हैं। अच्छा खुशी क्लियर हुआ है? ठीक है। अब एयर कंडीशनिंग पढ़ रहे थे। एयर कंडीशनिंग इज द मेंटेनिंग द एयर विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ऑडोर, बैक्टीरिया, डस्ट कंटेंट एटसेट्रा, so as to make the air suitable for human need or industrial requirement, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व रिमूविंग द स्टेल हॉट एयर एंड फिलिंग इट विद द फ्रेश चिल्ड ड्राई एयर। मतलब कि जो हॉट एयर प्रेजेंट है उसको रिमूव करके जो फ्रेश चिल्ड और ड्राई एयर है उसको इंसर्ट करना। तो व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर कंडीशनिंग? फिल्टर, कूलिंग, हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। बस ये याद रखना कि एयर कंडीशनिंग होता क्या है, ठीक है। इतना कुछ नहीं पूछेगा कभी भी। विंटर में यदि एयर कंडीशनिंग करनी है और समर में एयर कंडीशनिंग करनी है तो क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग की यूनिट कैसी होती है? इट कैन बी सेंट्रल यूनिट, कहीं देखा होगा किसी भी ऑफिस वगैरह में यदि इंस्टॉल होती है, दे आर सेंट्रल सिस्टम। देयर में भी यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी क्या है? इंडिविजुअल यूनिट जो तुम अपने घर में इंस्टॉल कर देते हो, ठीक है। देयर में भी यूनिटरी सेंट्रल सिस्टम, मतलब होगी तो दो और मोर यूनिटरी सिस्टम, बट वो ऑपरेटेड इस तरीके से होंगी कि वो सेंट्रली प्रोवाइड करे एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो सेंट्रल सिस्टम में क्या है? इन दिस सिस्टम द एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट आर पोजिशन एट अ सेंट्रल प्लेस एंड द कूलिंग एयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल रूम। हर रूम में डक्ट की हेल्प से। डक्ट क्या होते हैं? व्हाट इज डक्ट? हम्म, पाइप और डक्ट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड डक्ट? बेटा सेव वगैरह का नहीं होता। जनरली जो डक्ट होते हैं दे आर लार्जर देन पाइप, ठीक है। डक्ट, लार्जर साइज जो पाइप्स होते हैं उनको डक्ट बोलते हैं। भगवान दास ने कुछ ट्राई किया बट सॉर्ट ऑफ सही है, ठीक है। तो सेंट्रल सिस्टम क्लियर, एक कंडीशनर और हर रूम में डक्ट की हेल्प से उसकी एयर ट्रांसमिट करते हैं। यूनिटरी में क्या होता है? सेपरेट यूनिट हर इंडिविजुअल रूम के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे तुम्हारे घर वगैरह में होगा, ठीक है। यूनिटरी सेंट्रल सिस्टम में क्या है? ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये।
ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डक्ट, इनलेट एंड आउटलेट एंड एयर पंप्स। ये सबको क्लियर है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। नेक्स्ट इज सर्विस लाइन। ठीक है, सर्विस लाइंस में क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, उनके प्रॉपर फेजिंग, कलर फेजिंग कैसे करते हैं। जैसे फेज के लिए रेड येलो ब्लू होती है, 3 फेज सिस्टम। लाइव जो सिंगल फेज होती है वो रेड कलर की होती है, न्यूट्रल ब्लैक कलर की होती है, जो अर्थिंग वाली वायर होती है वो येलो या ग्रीन कलर की होती है। तो क्या क्या हमें करना चाहिए? जो वायर्स यूज होनी चाहिए ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, पीवीसी इंस्टॉलेशन के का साथ होनी चाहिए, कंडक्टर्स में कॉपर यूज होने चाहिए, स्विच बॉक्स कैसे होने चाहिए, इनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट एक एक पॉइंट्स पढ़ लेना, बस यही सब है इसमें। क्लियर है?